प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का जो इस साल आपका 2025 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 6 मार्च को, उसकी संपूर्ण तैयारी में ये भी आज शामिल कर लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण हर साल आने वाले जो प्रश्न हैं वो एक शॉर्ट में आप थोड़ा सा इसे देख लीजिए। ये वीडियो आपका जो है आज जो बनने वाला है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है 6 मार्च के पेपर के लिए, क्योंकि इसमें पहला जो प्रश्न ये है कि गॉस की प्रमेय क्या है, या स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। दो तरीके से ये प्रश्न आपको पूछता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप जो है ये गॉस के नियम के अनुसार क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, जिसे फाई ई से दर्शाते हैं, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है या ε0 गुना होता है। तो इस तरीके से ये आपका गॉस की प्रमेय है। और इसमें आप देख रहे हैं कि गॉस की प्रमेय को पूछने के दो तरीके हैं। इसमें से आपको कुछ भी तरीका हो, गॉस की प्रमेय का जरूर नाम लेगा। आपको सीधे सीधे क्या करना है, बता देना है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो भी विद्युत फ्लक्स फाई ई होता है वह उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश यानी Q और 1/ε0 गुना होता है, यानी Q में 1/ε0 का गुणा करेंगे तो Q/ε0 हो जाएगा, जहाँ ε0 जो है आपका निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। अब अगला जो आपका प्रश्न है वो ये है कि विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। तो विद्युत विभव में किसी बिंदु पर विद्युत विभव जो होता है वह किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा यानी कार्य W तथा धन परीक्षण आवेश यानी Q0 आप देख रहे हैं या Q0 के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी कि जो आपका विद्युत विभव होता है यानी V, वह आपका क्या होता है, किसी धन परीक्षण आवेश यानी कि Q को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य यानी W और बाई Q0 के अनुपात के बराबर होता है। जो इसका मात्रक होता है विद्युत विभव का वो क्या होता है, वोल्ट होता है, और इसकी बीमा जो होती है mL² T - 3 A के पावर या A इनवर्स होता है। अगला प्रश्न जो आपका है वह किसी संधात्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर उसकी जो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच अगर परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो होता है यानी C पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित जो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है, और इस कारण प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप या जिसके कारण धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि अगर रख दिया जाए तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो धारिता होती है वह वोल्ट विभव के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस तरीके से यह क्या होगा, धारिता बढ़ जाएगी। अगर आपके एग्जाम में वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त करने के लिए पूछे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक बनाएंगे, एक क्या बनाएंगे, तार जो है R मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है, यानी एक तार से मोड़कर, ठीक है ना, एक तार को मोड़कर ये देखिए वृत्ताकार ऐसे कुंडली बनाई गई है, जिसकी R मान लीजिए इसकी क्या है, त्रिज्या है। माना कुंडली में I एम्पियर धारा प्रवाहित अगर की जाए, I एम्पियर अगर धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या होगा, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय जो क्षेत्र ज्ञात करना है, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अगर ज्ञात करना है तो इसके लिए dl लंबाई के अल्पांश AB की कल्पना करते हैं। यानी dl लंबाई जो है, ये जो इसकी लंबाई है, तो ये dl लंबाई जो है इस पे AB
यानी ए से लेके बी तक, ये मान लीजिए कि एक छोटा सा अंश है लंबाई पे, तो इसकी कल्पना करते हैं। और बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार डीएल अल्पांश के कारण केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वह डीबी बराबर क्या हो जाएगा, यानी डीएल लंबाई पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह मान लीजिए डीबी हो, तो क्या होगा, तो डीबी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब अगर आगे क्या है कि साइन थीटा, अगर थीटा का मान यहाँ पे 90 अंश हो, यानी अगर कोण कितना बने, 90 अंश का कोण बने, अगर तो 90 अंश का कोण बने तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो इस तरीके से साइन 90 का मान होता है 1, तो इस तरीके से साइन 90 की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, जो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बचेगा केवल ऊपर, और आर स्क्वायर हो जाएगा। अगला अब आगे जो है वह क्या है कि केंद्र O पर अगर देखा जाए, केंद्र O पर संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, वह B बराबर ये आपका इंटीग्रल डीएल हो जाएगा, यानी डीएल अब अभी देख रहे हैं, और यहाँ पे इंटीग्रल और म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इंटीग्रल डीएल होगा वो हो जाएगा, और बाकी सारी चीज़ें बाहर, यानी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर चला जाएगा और इंटीग्रल डीएल हो जाएगा। अब इसके बाद आप देख रहे हैं जहाँ आपका इंटीग्रल डीएल जो है वह कुंडली की परिधि है, यानी इसका मान 2 पाई आर होगा। तो एक फेरे वाले कुंडली के लिए कितना होगा, 2 पाई आर। तो इस तरीके से इंटीग्रल डीएल बराबर कितना हो गया, 2 पाई आर। जहाँ इंटीग्रल डीएल है वहीं पे क्या रख दीजिए, 2 पाई आर रख दीजिए, क्योंकि ये उसकी परिधि है यानी सरकमफ्रेंस है। अब क्या होगा कि 2 पाई आर रख दिया तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, यानी 2 से आपका ये 2 कटेगा तो नीचे 2 हो जाएगा, और आर से एक आर कटेगा तो नीचे एक आर बचेगा, ये आर तो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से म्यू नॉट आई, और पाई से पाई भी आपका कटेगा तो म्यू नॉट आई हो जाएगा, और ये तो पूरा खत्म हो गया, और नीचे क्या बचा, 2 और आर बचा। तो इस तरीके से म्यू नॉट आई बाई 2 आर हो जाएगा इसका। यदि कुंडली में n फेरों की संख्या हो, यानी कैपिटल N अगर फेरों की संख्या हो कि इतने फेरे लगा के कुंडली बनाई गई है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो B की दिशा जो होगी वह कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह किधर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। यदि कुंडली में धारा दक्षिणावर्त है तो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा कुंडली के तल के लंबवत यानी नीचे की ओर होने लगेगी। यानी चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा अगर कुंडली के तल के लंबवत है तो जो है जो आपका ऊपर की ओर लगेगा, ठीक ना। और यदि कुंडली में धारा दक्षिणावर्त है तो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा कुंडली के तल के लंबवत नीचे की ओर लगेगी। अब आगे जो है अगला प्रश्न पूछ दे अगर आपको कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में क्या अंतर होता है, तो अनुचुंबकीय जो पदार्थ आप क्या लिखेंगे कि अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, जबकि प्रतिचुंबकीय जो परमाणु होते हैं उनके कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। यानी अनुचुंबकीय में जो अस्थायी, अ से अणु, अ से अस्थायी, और इस तरीके से, और प्रतिचुंबकीय में ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये ध्यान रहे। ये अगला जो प्रश्न है, 1 ओम प्रतिरोध वाला धारामापी 0.05 एम्पियर धारा को पूरे पैमाने पर विक्षेप देता है। इसे 1 एम्पियर तक धारा मापने वाले अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे कि इस परिवर्तित अमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से प्रतिरोध पूछ रहा है आपका, यानी एस का मान पूछ रहा है। तो इस तरीके से IG आपका दिया हुआ है 0.005 ये धारामापी का, और कैपिटल G जो है वह 20 ओम दिया हुआ है, और यहाँ पे कैपिटल I का मान जो दिया हुआ है 1 एम्पियर दिया हुआ है कि उसमें धारा प्रवाहित की जा रही है। तो अब देखिए कि धारामापी जो इतनी धारा को पूरे पैमाने पर विक्षेप देता है, तो ये धारामापी का हो गया, यानी G का हो गया, तो ये IG है, और ये केवल धारा प्रवाहित की जा रही है 1 एम्पियर, तो वो 1 एम्पियर हो गया I का मान। तो जो आपका परिवर्तित अमीटर के प्रतिरोध जब निकालेंगे तो S बराबर होता है IG इंटू कैपिटल G बाई I माइनस IG, यानी IG का मान आप देख रहे हैं कि 0.005 ऊपर रख दिया, यहाँ पे भी IG है, यहाँ पे भी 0.005 हो गया, और यहाँ पे I का मान कितना है, 1 है, तो 1 हो गया, और गुणे G का मान कितना है, 20। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका मान कितना आएगा,
0.1005 ओम हो जाएगा। आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेशन खुद किया कीजिए। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन एग्जाम के टाइम में कैलकुलेशन जितना इधर किए रहेंगे वो आपको फायदा रहेगा एग्जाम में। अगला जो प्रश्न है वो अगर आपको पूछ दे कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है, तो किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक जो बल होता है या प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। तो लेंज का नियम आप सीधे सीधे ये लिख लीजिएगा। और आगे अगर आपको पूछ दे कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई मात्रक जो होता है वह क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है चुंबकीय फ्लक्स का, या ये भी होता है कि न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर मीटर होता है। तो दोनों में से आप दोनों याद रखिए, दोनों में से हो सकता है एक दे ऑप्शन में, एक न दे, तो आप दोनों याद रखिए, जो आएगा वो सीधे आप टिक लगा दीजिएगा। ये 1 नंबर में पूछता है आपको। अब आगे है कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये आपका डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई या आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है, यानी डीएल भी लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा के जगह। तो ये आपका मान होता है बायो-सेवर्ट का नियम, जो अभी आपने देखा है पिछले डेरिवेशन में। यदि आपको प्रश्न पूछ दे कि एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा और कालांतर के सूत्र का निगमन कीजिए, तो ये आप क्या करेंगे कि इसमें देखिए, जैसे ये आपका लिया गया है, माना एक प्रेरक एल है, तो प्रेरक एल है आपका, ये देख रहे हैं एल है, और संधारित्र सी है, तो संधारित्र यहाँ पे सी हो गया। ओमीय प्रतिरोध आपका आर है, यानी आर हो गया। यह तीनों प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, आप देख रहे हैं श्रेणी क्रम में तीनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तथा किसी समय प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण निम्न है। तो यानी जो यानी समय अगर टी हो तो ये देखिए कि जो वोल्टता यानी जो आपका विभव है, विभवांतर, वह कितना होगा, इसका कितना होगा मान, यानी समीकरण जो प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण होगा, तो v बराबर होगा v नॉट साइन ओमेगा टी होता है इसके लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपका ये VL है, इस पे विभवांतर, और इसका जो आपका संधारित्र है इसका विभवांतर कितना है VC, और जो ओम है उसका VR है, ये I है, I धारा प्रवाहित की जा रही है। यहाँ पे जो इसका समीकरण होगा वही आपका दिखाया गया कि v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी। अब आगे देखें आपकी ओम का नियम के अनुसार क्या कहता है कि VL जो होता है वह I और जो इसमें जो आपका प्रतिरोध है उसके क्या होगा, यानी कि गुणनफल के बराबर होता है। यानी तो VL अगर L प्रेरक पर देखा जाए L के लिए, तो VL बराबर होगा IXL। तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए VC बराबर कितना होगा, तो I और C पे क्या है XC, ये मान लिया, और इसके बाद ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2, और VR जो है वहाँ पे क्या है R है, तो IR हो जाएगा, तो R के लिए। अब आगे देख रहे हैं कि पाइथागोरस जो प्रमेय से अगर देखा जाए तो v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि v स्क्वायर बराबर ये, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग होता है। तो आधार आपका जो है वो कितना है VL, ये मैं देखिए यहाँ पे ग्राफ जो बनाया गया है, यानी VL और VR का ग्राफ बनाया गया है, और ये आपका V है, थीटा कोण बना हुआ है, यहाँ पे आपका VL माइनस VC है, तो ये आपका VL माइनस VC, ये V है, और ये VL है, नीचे VC है, तो ये अंतर कितना हुआ VL माइनस VC हुआ। आधार जो आपका देख रहे हैं कि जो कर्ण है वो कितना है V है, तो V का स्क्वायर, और फिर आप देख रहे हैं कि जो लंब कितना है वो हमारा VR है, तो VR ये हमारा लंब है, तो VR का स्क्वायर, और फिर जो आपका आधार है वह VL माइनस VC, ये हमारा लंब है, ये देखिए यही हमारा लंब है, ये आधार है। तो इस तरीके से, क्योंकि थीटा कोण के सामने वाला जो होता है वो लंब होता है, तो ये लंब हुआ, लंब का स्क्वायर, और फिर कर्ण का ये आधार का स्क्वायर, तो VR का स्क्वायर। अब VR बराबर ऊपर हमने अभी देखा है कि VR बराबर IR है, तो इसके जगह IR रख दिया। VL बराबर कितना है IXL है, तो IXL रख दिया। VC बराबर कितना है IXC, तो IXC रख दिया है। अब इसको जब हटाएंगे ब्रैकेट,
तो क्या होगा, आई का भी स्क्वायर होगा और आर का भी स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर हो गया। अब तीनों में आई है तो इसको भी जब हटाएंगे ब्रैकेट में से बाहर निकालेंगे तो आई स्क्वायर निकलेगा, तो आई स्क्वायर हो गया, ये बाहर तीनों में से आई स्क्वायर निकाल लिया हमने। और आर स्क्वायर यहाँ पे बचा, कैपिटल आर स्क्वायर, आई स्क्वायर निकल गया तो, और यहाँ पे क्या बचा, एक्सएल का, एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि v बराबर ये जो आई स्क्वायर है ये इधर गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, तो v स्क्वायर बाई आई स्क्वायर हो जाएगा। आगे फिर क्या है, अब दोनों का क्या लिख सकते हैं, v बाई आई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो आर स्क्वायर ये है और ये तो ज्यों का त्यों इधर का पोर्शन वैसे ही है। अब इसको v बाई आई बराबर क्या होता है, जेड, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, v बाई आई को क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, जेड का स्क्वायर बराबर ये आर स्क्वायर प्लस ये जो चीज़ है एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये भी ज्यों का त्यों है। जेड बराबर प्रतिबाधा, जेड क्या है यहाँ पे, प्रतिबाधा है, आर क्या है, प्रतिरोध है, तो जेड बराबर भी वी आई होता है, आर बराबर भी वी आई होता है, यानी ये दोनों प्रतिरोध प्रतिबाधा हैं। और प्रतिबाधा अगर देखा जाए तो अब क्या है कि प्रतिबाधा जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये पूरा अंडर रूट में हो जाएगा, देख रहे हैं आपकी ये पूरा अंडर रूट में हो गया, ये पोर्शन पूरा अंडर रूट में हो गया, स्क्वायर इधर जाएगा तो 1/2 होता है, 1/2 पावर का मतलब अंडर रूट होता है। तो ये जेड बराबर इतना हो गया, ये भी आपका प्रतिबाधा का जो आपका फार्मूला है ये भी हो गया। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है, और माइनस एक्स सी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है। ये ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो जाएगा, केवल एक्सएल बराबर ओमेगा एल और एक्स सी बराबर ओमेगा सी हो गया है, यानी 1/ओमेगा सी। ये भी आपका क्या हो गया, प्रतिबाधा का ही फार्मूला है। अब अगर कालांतर देखा जाए तो tan थीटा tan फाई बराबर क्या होगा, वी एल माइनस वी सी बटे वी आर होता है। अब यहाँ पे वी एल बराबर अभी हमने देखा है कि आई एक्स एल है, वी सी बराबर आई एक्स सी है, समीकरण 1 समीकरण 2 वगैरह समीकरण 3 था, वी आर बराबर समीकरण जो 3 था आई आर है, रख दिया जिसका जिसका मान है। तो कालांतर निकालने के लिए तो tan थीटा बराबर, इसमें देख रहे हैं कि आई कॉमन ले लेंगे हम, तो आई कॉमन हो गया ऊपर में से, दोनों में से आई से आई आपका कट गया, और एक्सएल माइनस एक्स सी बाई आर आपका बचा, ये आपका क्या हो गया, एक कालांतर का फार्मूला हो गया। और अभी हमने देखा है कि ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, तो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी ये क्या है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल और एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी। अभी हमने देखा है बाई आर, तो आर है ही कैपिटल आर जो प्रतिरोध है, ये भी आपका एक कालांतर का फार्मूला है। नोट में अगर देखा जाए इसमें जरूरी क्या है, तो जरूरी ये है कि जैसे यदि परिपथ एल आर होगा, एल और आर अगर होगा, यानी कि दो केवल क्या होंगे, दो परिपथ होंगे, परिपथ केवल दो हों, उसमें तो एल सी आर 3 परिपथ थे, तो अगर एल आर होगा तो यही क्या हो जाएगा, आपका जेड का मान उसमें से एक्स सी हट जाएगा, यानी सी वाला अगर नहीं रहेगा, उसमें तो एल सी आर था, इसमें एल और आर है, तो एल और आर वाला केवल पड़ा रहेगा, यानी अंडर रूट में जेड बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबाधा जेड बराबर कब, जब सी ना हो, तो अंडर रूट आर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर हो जाएगा, और tan फाई बराबर आपका जो कालांतर है उसका फार्मूला हो जाएगा एक्सएल बाई आर। अब आगे देखें, यदि आपको प्रश्न पूछे एग्जाम में, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या है, तो प्रत्यावर्ती धारा जैसे ये आपकी है, तो इसमें वर्ग माध्य मूल मान आपको निकालना है, तो ये आई नॉट है आपका, और तो आई बराबर क्या हो जाएगा, जो धारा आई बराबर है आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। और वैसे ही उसमें जब ये तो धारा के लिए है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए है, और वो आपका क्या था, प्रत्यावर्ती वोल्टता यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए था, विभव के लिए, तो आपका भी बराबर क्या आ जाएगा, यहीं पे आई की जगह क्या था, भी था, भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ऐसे ही ये भी है, तो ये धारा के लिए है। तो जहाँ आई नॉट क्या है, महत्तम मान है, शिखर मान है, ये देख रहे हैं कितनी ऊंचाई ये पकड़ा हुआ है, वो बीच का अंतर, तो ये महत्तम मान है और शिखर मान है, ये उच्चतम मान है और अधिकतम मान किसका, धारा का, धारा का, यानी कई चीज़ें आई नॉट को कई नाम से कह सकता है, आई नॉट न कह के ये कह देगा कि महत्तम मान ज्ञात कीजिए, शिखर मान ज्ञात कीजिए, उच्चतम मान ज्ञात कीजिए, अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, लेकिन किसका, धारा का, तो आई का। तो इस तरीके से आप जान लें कि आई नॉट को कई तरीके से बोल सकता है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है वह माध्य के मूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, किसको, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के मूल को,
तो प्रत्यावर्ती धारा जो आई है, आई के वर्ग, देख रहे हैं, धारा के वर्ग के माध्य के मूल को, मूल मतलब अंडर रूट को क्या कहते हैं, IRMS यानी कि वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। यानी आर का मतलब रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट, मतलब धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS है, यानी धारा का वर्ग माध्य मूल मान रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट कहते हैं। अब देखिए जरा, अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान में क्या संबंध होता है, बहुत बार पूछा है। तो इस तरीके से हम जानते हैं पहले ही, अभी फिलहाल अभी जाने हैं कि IRMS बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर आई स्क्वायर का बार। तो ये होता है, ये फार्मूले से अभी हमने देखा है। और यहाँ पे जो है IRMS बराबर क्या हो जाएगा, ये आई अभी देखें आपकी आई बराबर क्या होता है, आई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है। तो आई बराबर क्या रख दिया हमने, आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर रख दिया, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा। तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अब यहाँ पे देखिए कि जब इसका वर्ग किया है तो इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा, साइन का भी वर्ग होगा। तो आई नॉट का वर्ग हुआ तो आई नॉट स्क्वायर, और साइन का जब वर्ग हुआ तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, और ये बार है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर कितना होता है, 1 माइनस साइन, ये फार्मूले से साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, तो थीटा की जगह ओमेगा टी है, बस वहीं पे थीटा की जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है बाई 2, तो इस तरीके से थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 रख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं, और साइन नॉट स्क्वायर तो है ही, या साइन जीरो स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आप जानते हैं कि एक पूर्ण चक्कर के लिए साइन 2 ओमेगा टी का मान क्या होता है, 0 होता है एक पूर्ण चक्कर के लिए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, तो IRMS बराबर फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब 0 हो जाएगा तो ये पूरा मान यानी कि 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस जीरो का मतलब केवल 1 बचेगा, तो 1 का मल्टीप्लाई जब आई नॉट स्क्वायर में होगा तो वही केवल होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका मान 0 हो गया, तो ये 2 से 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका मान जब 0 हो गया तो यहाँ पे 1/2 आपका इसका हो जाएगा, और 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आई नॉट का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे जब गुणा हो जाएगा 1/2 का इसमें। तो अब आप यहाँ पे देखें कि जो है आपका यहाँ पे, तो ये अंडर रूट जब आपका हट जाएगा, अंडर रूट हटाएंगे तो आई नॉट स्क्वायर का तो स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन 2 पे अंडर रूट लग जाए, क्योंकि इसका तो अभी वर्गमूल निकला नहीं, तो अंडर रूट ये जो कहते हो। तो प्रत्यावर्ती धारा IRMS बराबर हो जाएगा आई नॉट बाई अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात समझें कि अगर अंडर रूट 2 का मान हम रख दें तो 1.414 होता है, अंडर रूट 2 का मान 1.414 होता है, यहाँ पे रख दिया जाए तो ये आपका क्या लिख सकते हैं, आई नॉट इंटू 1/4 1.414। अब इसको अगर सॉल्व करें तो इसका मान आपका होगा 0.707, तो आई नॉट के साथ इसका मल्टीप्लाई, यानी ये भी आपका क्या हो सकता है, एक आपका फार्मूला हो सकता है किसका, इस या संबंध हो सकता है, रिलेशन शिखर मान यानी आई नॉट और IRMS यानी कि वर्ग माध्य मूल मान में। अब आगे देखा जाए, अगर प्रत्यावर्ती वोल्टता अगर पूछे तो जैसे IRMS है वैसे ही VRMS भी हो जाएगा, यानी IRMS बराबर आपका आई नॉट बाई अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पे VRMS बराबर V नॉट बाई अंडर रूट 2 आपका हो जाएगा। अगर आई नॉट आई यानी IRMS बराबर आई नॉट बाई 1.414 है, और फिर इसके बाद इसे आई नॉट 1/1.414 रखे हैं, तो यानी इतना बाई इतना है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, VRMS बराबर भी V नॉट बाई 1.414 हो जाएगा। अगर VRMS बराबर IRMS बराबर आपका 0.707 इंटू आई नॉट है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आई नॉट के जगह V नॉट और IRMS के जगह VRMS, यानी VRMS बराबर हो जाएगा 0.707 इंटू V नॉट हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप देखें, और इस सभी प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा, जिससे आने वाला जो भी नया वीडियो होगा वो आप देखते रहिएगा, इस चैनल पे बने रहिएगा। और तैयारी मुझे आशा है कि आप ज़ोर शोर से चल रही होगी।
तो आप तैयारी करते रहिए और हेल्प लेते रहिए। सभी प्रश्न तैयार कर लीजिए, पिछले जो भी न्यूमेरिकल या जो भी प्रश्न हैं उन्हें भी तैयार कीजिए, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम है ये आपका अच्छा बीते। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो इस तरीके से अब चैनल पे बने रहिएगा और फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे आगे।